वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे गेट बी के सिलेबस के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया है कि दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का सिलेबस आपका कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ आपका लिखा हुआ है कि जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये आपका पूछा जाता है। अब जो मार्क्स डिडक्शन है वो पार्ट ए में ज़्यादा क्यों होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट ए में जो है अपने नंबर गंवा देते हैं। उसका रीज़न ये है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिल रहा है, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका आधा नंबर कट रहा है। तो 1/2 का जो हाफ मार्किंग स्कीम है वैसा कुछ है। लेकिन पार्ट बी में देखेंगे जो मार्किंग स्कीम है, आपके नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, वो 1/3 है। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग का पार्ट बी में कम नंबर कटते हैं और यहाँ पर ज़्यादा कटते हैं, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप आगे चलिए। इसमें कोई ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स में तो क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। नॉर्मल आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। आप फॉलो कर सकते हैं एनसीईआरटी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन बायोलॉजी के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप जो नीट के लिए जो प्रिपेयर करा होगा आपने शायद कभी, या आईआईटी के लिए जिन्होंने प्रिपेयर किया है, तो वो अपना जिनके पास जो नोट्स है उनसे पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। स्पेशली बायोलॉजी तो आपको किसी अच्छी बुक से पढ़ना ही चाहिए, और एनसीईआरटी भी आपको कवर करेंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं बायोलॉजी के बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको बायोलॉजी अच्छे से कवर करनी पड़ेगी, चाहे वो +1 की है, +2 की है, जो भी है। बायोलॉजी में आप देखेंगे तो आपका जो पार्ट बी है वहां पर भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए आप जो बायोलॉजी पार्ट ए में कवर कर रहे हैं उसको थोड़ा आप डीपली पढ़ लेंगे तो पार्ट बी के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब पार्ट ए में है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। आपको शायद डर लगता होगा, किसी को मैथमेटिक्स से लगता होगा, किसी को फिजिक्स से, किसी को केमिस्ट्री से। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चाहे आपको डर लगता है कुछ भी है, आप CSIR देंगे, जीपेट चलो नहीं हुआ, गेट भी हुआ, गेट भी से आपका पीजी में हो गया। पीजी के बाद आपको आगे पढ़ना है या कोई और जॉब लेनी है रिसर्च फील्ड में, तो आप कोई और एग्जाम देंगे तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिकली, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का फेस करना ही पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हो। अगर आप यहाँ पर सोचोगे कि आप यहाँ पर भाग लोगे तो आप आने वाले एग्जाम्स में नहीं बच पाओगे। इसलिए अच्छा है कि आप यहीं पे कवर कर लें। फॉर एग्जाम्पल CSIR एग्जाम में आपका मैथमेटिक्स रहता है, जनरल एप्टीट्यूड रहता है, रीजनिंग आती है, तो आप भाग नहीं सकते हो, वहाँ से बच नहीं सकते हो। केमिस्ट्री में देखोगे आप, गेट में आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है रहते हैं, तो मुझे भी थोड़ा टिपिकल लगा था जब मैंने गेट के लिए केमिस्ट्री पढ़ा था बहुत टाइम बाद, लेकिन आपको करना ही पड़ता है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को आप नॉर्मल एनसीईआरटी की बुक से जो आपकी हेडिंग्स है वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन से भी, तो आप वो कर सकते हैं। बायोलॉजी अगर आपने फार्मा किया है तो आपके लिए अब तो एक मेन सब्जेक्ट हो गया है, आप इसे छोड़ ही नहीं सकते हो, तो इसको थोड़ा डीप आपको पढ़ना होगा। तो ये आपका है कि एक क्वेश्चन आप ठीक करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो आपको आधा नंबर कट जाएगा। तो 1/2 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग स्कीम है। पार्ट बी में अगर मैं बात करूं तो पार्ट बी आपका एक स्कोरिंग जो है रहता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलते हैं। और इस एग्ज़ाम में की खास बात यह है कि इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पार्ट ए में भी पास होना है, पार्ट बी में ही पास होना है। कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गया, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन वो बायोलॉजी के करेगा, सही करेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट बी में, जिसमें से आपको 60 करने हैं, 40 की आपकी चॉइस है। और यहाँ पर अगर आप 40 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपके 120 मार्क्स कुछ स्कोर हो जाते हैं, नेगेटिव नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपको 30-40 मार्क्स 60 में से, या 30 भी कर लेते हैं, हाफ भी कर लेते हैं, तो आपका कुछ 150 के आसपास स्कोर बन जाएगा, और आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट मिलने के चांसेस हैं 150 पर भी, पिछले साल के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो। लेकिन आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि आप भाग नहीं पाएंगे आगे जाके, आप फिर किसी एग्जाम में केमिस्ट्री में फंसेंगे, मैथ में फंसेंगे, फिजिक्स में फंसेंगे, तो उस चीज़ से आप ज़्यादा टाइम तक भाग नहीं सकते हो। पार्ट बी में बात करूँ तो
60 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग देखेंगे तो 1 मार्क की है, तो 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग स्कीम है। यहाँ पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो कि आपको थोड़ा कोई तुक्का लगाना है या आपको प्रॉपरली याद नहीं है, तो आप यहाँ रिस्क ले सकते हो क्योंकि 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसमें आप रिस्क फैक्टर लेके चल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप नहीं लेके चल सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो है मार्किंग स्कीम में 1/2 है नेगेटिव मार्किंग स्कीम में, तो ये आपको ज़्यादा हार्म करता है इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये बात है। अब यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन है ये कहाँ से आते हैं, तो इसमें मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि आप जिन सब्जेक्ट्स को फार्मा में लाइटली लेके चलते थे या कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया, वो सब्जेक्ट्स आपके सबसे ज़्यादा हाईलाइट्स में रहेंगे, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। कुछ लोगों ने फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, लेकिन अगर वो सोचे कि वो गेट भी निकाल देंगे सिर्फ फार्माकोलॉजी पढ़ के, तो नहीं होगा। फार्मास्यूटिक्स चाहे आपको कितनी अच्छे से आती हो, आपकी बिल्कुल काम नहीं आने वाली है। यहाँ पर आपकी काम आएंगी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो आपने पढ़ा है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और पैथोफिजियोलॉजी। फार्माकोलॉजी की बात करूँ तो आपका एंटीबायोटिक और जो आपका जर्नल फार्माकोलॉजी जिसमें आपने सिग्नलिंग पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर पढ़े हैं, वो चीज़ काम आने वाली है। प्लांट और एनिमल जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका बहुत सारा पोर्शन है, 3 या 4 यूनिट्स हैं जो सिर्फ आपकी प्लांट एनिमल बायोटेक पे ही डिपेंडेंट है। तो पार्ट बी का अगर हम सिलेबस देखें जो आपका मेन है, तो इसमें बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। अब मैंने आपको क्यों कहा पार्ट ए में यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ने के लिए, उसका रीज़न यही है क्योंकि ये आपका पार्ट बी में भी आएगा। क्योंकि आप +2 की बुक में देखेंगे कहीं ना कहीं आपको लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल्स का कोई ना कोई चैप्टर आपको मिलेगा, उसमें साइकिल्स मिलेंगे, आपको फोटोसिंथेसिस वगैरह मिलेगा। तो आपका ऑलमोस्ट जो सिलेबस है सेकंड का वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आसानी से। तो बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, तो यहाँ पर आपको बायोमोलिक्यूल्स जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और ये आपने पढ़े भी हैं बी फार्मा में। बायोकेमिस्ट्री, ये पूरी यूनिट जो है आपकी बायोकेमिस्ट्री की है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा है, तो आपके लिए कुछ नया नहीं होने वाला। अगर आपने अच्छे से बीपीसी पढ़ी है तो उसमें भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट होता है। एक्शन पोटेंशियल एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, एक्शन पोटेंशियल आपने सीएनएस में पढ़ा है फार्माकोलॉजी के, और इसके साथ साथ आपने जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है ये भी फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा है, और आपने इसको बीपीसी के फर्स्ट चैप्टर जो होता है बेसिक का उसमें भी पढ़ा है। आयन चैनल्स हैं, पंप्स हैं, या आप मेडिसिनल केमिस्ट्री के बेसिक में भी पढ़ते हैं। तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने कभी इन अलाइड सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया है। लेकिन यहीं आपके अलाइड सब्जेक्ट्स आगे जाके मेन स्ट्रीम में आने वाले हैं। एंजाइम्स, ये आप पूरा चैप्टर पढ़ के आते हैं। एंजाइम्स क्लासिफिकेशन है, इसमें आपका जो आपका एंजाइम कमीशन है वो नंबर देता है ईसी करके। काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें आपका इनिबिशन का प्रोसेस रहता है, एक ग्राफ बनता है वो रहेगा। बेसिक कंसेप्ट एंड डिज़ाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसमें जो जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म है और कुछ नहीं है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में आप ग्लाइकोलिसिस देखेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस देखेंगे, तो वो, और स्पेशली यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा जो इनके डिसऑर्डर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेटाबॉलिज्म से डिसऑर्डर्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। लिपिड्स में भी ऐसा ही है। लिपिड्स में आपसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का ऑक्सीडेशन पूछा जाता है, पर ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है, इवन और ओड चैन में का जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ होता है। अमीनो एसिड का आप अगर देखेंगे मेटाबॉलिज्म तो बहुत बड़ा है, आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अमीनो एसिड के साथ साथ आपको प्रोटीन भी पढ़ना पड़ेगा। प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा अमीनो एसिड्स में, और इनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, जो आपके अमीनो एसिड होते हैं उसमें से एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है। न्यूक्लिक एसिड आपका, मैं कहूँ जो आने वाली यूनिट्स हैं उनका बेसिक है, क्वेश्चन रहेगा इससे न्यूक्लिक एसिड से, और आप जितना इसे डीप में पढ़ लेंगे उतना आपके लिए बेटर है, स्पेशली न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि आने वाली बहुत सारी यूनिट्स में इसी का रोल है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, या आप ऊपर जो बेसिक बायोलॉजी है यहाँ से कवर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें आपका ईटीसी
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब आपका रहता है। तो पूरी यूनिट जो है आपकी कवर्ड की हुई है आपने फार्मा में। सेकंड बात करें वायरस स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन, ये आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ के आए हैं, जिसमें आपने कर्व बनाई होगी एक ग्रोथ की, न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की, या लैब में आपने डिफरेंट मीडियाज पढ़े होंगे, तो उन सब का क्वेश्चन रहता है यहाँ से। एक चीज़ आपको यहाँ पर अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंफर्म है, पूछा जाएगा आपसे। इसमें बैक्टीरिया का नाम जो है वो पूछा जाता है, और ये आपका बेसिक बायोलॉजी में आता है चैप्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन का। माइक्रोबियल डिजीज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, माइक्रोबियल डिजीज और में क्या पढ़ना है आपको वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको ICMR का जो एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड थोड़ा सा होता है कि कौन सा जो बैक्टीरिया है कौन सी डिजीज़ करता है, कौन सी वायरल डिजीज़ है, कौन सी आपकी जो है पैरासाइट वाली डिजीज़ है, तो वो आपसे पूछा जाता है। उनके कॉजेटिव एजेंट के नाम और सिम्टम्स वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे टाइफाइड का पूछ लेंगे कि बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफाई, इंटेस्टाइनल फीवर कहते हैं उसको, टेम्परेचर कितना रहता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे रहते हैं। तो क्वेश्चंस कंफर्म है इसी सिलेबस में से, छोटा सा सिलेबस है, 1-1.5 पेज का ही है। होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, इसमें आपका रहता है इनेट इम्यूनिटी, और आपकी बॉडी में जब एंटीजन एंटर करता है तो वो किस तरह से इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, तो होस्ट पैथोजन का इंटरेक्शन जो है वो रहता है। नेक्स्ट बात करें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में, वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल आप पढ़ लेंगे बेसिक बायोलॉजी में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा सेल ग्रोथ कंट्रोल। लेकिन अगर किसी ने कलौजी को अच्छे से पढ़ा है तो उसने सेल ग्रोथ कंट्रोल पढ़ा होगा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के बारे में। अगर किसी ने कैंसर की कीमोथेरेपी को पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी ड्रग हैं जो आपकी CDK पे काम करती हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ सेल ग्रोथ कंट्रोल क्या होता है। जैसे आप G0 से G1 फेज में गए, तो इन फेज के बीच में आपका कंट्रोल कुछ एजेंट्स होते हैं CDK वाले, वो काम करते हैं। G1 से G2 में गए तो ऐसे आपका ये चलता रहता है। G0, G1S, G2M ये आपका होता है। तो इनके बीच में कुछ आपके ग्रोथ कंट्रोलर्स होते हैं जो आप पढ़ेंगे। सेल सेल कम्युनिकेशन, ये आपका बहुत इजी है, 2-3 पेजेस का ही होता है ये सेल सेल कम्युनिकेशन। इसमें सिर्फ आपको इतना पढ़ना होता है कि सेल जो है साथ वाले सेल के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, या सेल आपकी जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो आपके दूसरी चीज़ें हैं उनसे कैसे कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें आपके 3 या 4 पॉइंट्स होते हैं, फिलामेंट्स वगैरह आते हैं, तो ये रहता है। ये आप पूरा पढ़ के आ चुके हैं। सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन आपने फार्माकोलॉजी में बहुत डीपली पढ़ा होगा रिसेप्टर्स के बारे में, तो ये वही है सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, जितने भी रिसेप्टर हैं उनके एग्जांपल्स। तो ये आपका 3 यूनिट तो ऐसी हैं जो आप बिल्कुल पहले से तैयार ऑलमोस्ट आपने की हुई है, थोड़ा बहुत एडिशन की ज़रूरत है। मैं पहले वही यूनिट बता रहा हूँ जो आप पढ़ के आए हैं। ये आपका पूरा एनालिसिस का है कॉन्सेप्ट, जो है माइक्रोस्कोपी है, जिसमें आपको लाइट, इलेक्ट्रॉन, फ्लोरोसेंट और कॉन्फोकल, ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है इलेक्ट्रॉन और लाइट के डिफरेंस के बीच में। फ्लोरोसेंट में तो आपको पता है कि आपने एक फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल अटैच कर दिया और आपने उसकी फ्लोरोसेंस को नोट कर लिया कि वो है या नहीं है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन और लाइट से रहता है। इसमें आप पढ़ के आए तो हैं, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स आपने करे हैं तो उसमें आपने फाइल्स में लिखा होगा इनके बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन आप करके आए हैं, स्पीड एंड अल्ट्रा की स्पीड पे होता है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR, FTIR। CD क्या होता है, ये आपका सर्कुलर डायक्रोमिज्म होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है UV से। सिर्फ आपको यहाँ पर UV विजिबल जो भी आप MS जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है NMR पढ़ रहे हैं, यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान रखना है इनकी एप्लीकेशन के बारे में कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल हैं, इनका प्रिंसिपल क्या है। अगर UV IR पढ़ रहे हैं तो उनकी रेंज नॉर्मल वाली बॉन्ड्स की रेंज, आपको जैसे अब जीपेट के लिए रट्टा लगा के जाते हैं वो नहीं जाना है, तो नॉर्मल रेंजेस जो हैं कहाँ से कहाँ तक रहती हैं वो। FTIR और IR में क्या आपकी एडिशन हुई है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपका क्वेश्चन रहता है कि आपको C का कलर जो है ब्लू क्यों दिखाई देता है। सूर्य जब सुबह उगता है या शाम को डाउन जाता है तो वो रंग जो है
क्यों दिखाई देता है आसमान में आपको उस कलर का, वो सब आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन रहते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप में जो क्वाड्र पोल वगैरह पढ़ते हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन रहता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जो आपकी डिफरेंट क्राइटेरिया है। एनएमआर का आपसे बेसिक पूछा जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स। और एक और बात बता दूं, जितना भी ये पढ़ रहे हैं इसमें जो आपके डिटेक्टर्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, और इनकी जो लाइट का जो सोर्स है वहाँ से क्वेश्चन रहता है, जैसे आपका नाइपर में रहता है। तो ये आपका कुछ सेम है वहाँ से। क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ चुके हैं, इसमें आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, हाइड्रोफोबिक, एफिनिटी, गैस, एचपीएलसी, एफपीएलसी, ये सब आपने कवर किया है। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आप बेसिक भी पढ़ के जाएंगे तो बहुत है। माइक्रो एरे एक नई टेक्निक है जिसके बारे में फार्मा स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होता, लेकिन 2-3 पेज में ही है, डीएनए से रिलेटेड है, तो समझ में आपको आ जाएगा। तो ये आपकी जो पूरी यूनिट है ये आपकी एनालिसिस की है। नेक्स्ट बात करें तो आपका माइक्रो का कंसेप्ट है। एक बार फिर से, ये जो आपका सिलेबस है इम्यूनोलॉजी का, ये जो यूनिट है ये आपकी एज इट इज़ है ऑलमोस्ट जो आपका जीपेट के लिए है। आई डोंट नो कितनों ने जीपेट का सिलेबस डाउनलोड किया था, लेकिन वहीं आपका एज इट इज़ वहाँ पर जो था वहीं यहीं पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, ये चीज़ आपकी एक बार आगे फिर आएगी, जिसमें आप पढ़ेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते कैसे हम, वो आएगा। रेगुलेशन और हाइपर सेंसिटिविटी आप पढ़ के आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। बाकी आपका इनेट इम्यूनिटी है, जहाँ पर आप ये होस्ट वर्सेस डिफेंस जो आप यहाँ पर देख रहे थे, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, वो भी आपका यहाँ पर पढ़ लिया जाता है इनेट में, तो आप अलग से नहीं पढ़ेंगे तो ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कितनी तरह की एंटीबॉडी होती हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी और आईजीए, ये 5 तरह की होती है। तो ये आपका रहता है कि जो आपकी एंटीबॉडीज एंटीजन का इंटरेक्शन क्या है, बी सेल टी सेल्स कैसे काम करते हैं, और एमएचसी पे क्वेश्चन रहता है कि एमएचसी का रोल। ये थोड़ा आपका कॉन्सेप्चुअल है, आप शायद फार्मा में आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा इम्यूनोलॉजी का अच्छे से, लेकिन यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक पता है आपको इम्यूनोलॉजी का तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो आप पढ़ के आए हैं वो है ये टोटीपोटेंसी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये आपने पढ़ा है आपकी प्लांट बायोटेक में, ऑलमोस्ट सब पढ़ा है। इसका एक और यूनिट भी है प्लांट बायोटेक की जो आप नीचे देखेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इलिसिटर्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो आपने कोलॉजी में पढ़े हैं, फ्लेवोनॉइड, टर्पेनोइड्स वगैरह, वो भी पढ़ के जा सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहाँ से। अगर बात करें एनिमल और प्लांट बायोटेक की, तो दोनों का पोर्शन आपका बराबर है। यहाँ ट्रांसजेनिक प्लांट है, यहाँ ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, यहाँ आपके कल्चर सिस्टम है, यहाँ भी आपके डिफरेंट कल्चर सिस्टम है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ आपकी ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया है। स्टेम सेल्स पता होंगे आपको, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, तो ये दोनों आपके जो है एनिमल और प्लांट बायोटेक्स में है। अगर आपने पहले किसी से नोट्स लेके ऐसे पढ़ा है तो वो चीज़ यहाँ पर काम नहीं देने वाली है, आपको प्रॉपर बुक चाहिए होगी, आपको सर्च करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक यूनिट्स की जो आपकी इसी से रिलेटेड है, प्लांट बायोटेक और एनिमल बायोटेक का मिक्सचर सा कहूँ मैं, टिश्यू कल्चर है, माइक्रो प्रोपेगेशन पढ़ा होता है, मेरिस्टेम कल्चर है, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, एंथर एंड माइक्रोस्पोर कल्चर, एम्ब्रियो ओवियो कल्चर, ऑर्गेनोजेनेसिस, प्रोटोप्लास्ट, सिंथेटिक सीड, इन विट्रो जर्म कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये आपने बहुत कुछ जो है प्लांट बायोटेक में कवर किया है, जो आपके सिलेबस में था। पढ़ाया नहीं पढ़ा वो बात अलग है, लेकिन सिलेबस में आपके था, ये आपका इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है ये आपका बहुत काम आने वाली चीज़ है आगे जो यहाँ पर है, ये है आपका डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आपका एक और यूनिट में भी मेंशन है ऊपर। तो इसमें क्या है, आप कुछ कुछ चीज़ें पढ़ के आए हैं लेकिन प्रॉपर नहीं पढ़ा है आपने। जो है एनिमल बायोटेक में आपने वेक्टर्स पढ़े हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़े हैं, जीन क्लोनिंग पढ़ी है, और मेथड ऑफ ट्रांसफर इन प्लांट आपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो यहाँ पर अब इनको थोड़ा सा आगे लेके जाना है, वही चीज़ है कि आपको थोड़ा डीप जाना है। बेसिक आपका है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन रहता है, आपका पूछा जाता है। इसके साथ साथ आप पढ़ के आए हुए हैं जीन थेरेपी, उनके टाइप्स,
तो ये सब आपका रहता है। तो ये आपका सिलेबस है। कुछ जो आपने नहीं पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। वो है आपके एक चैप्टर, ये है आपका जेनेटिक्स का ये यूनिट है, जहाँ पर आप अगर आपने 12th की बायोलॉजी अच्छे से की है तो ये क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन, ये जो कॉमन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक्स में अलग अलग पढ़ना है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जीन इंटरेक्शन, जो आपके मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट आए थे उसके बाद जो रिजल्ट्स आए, उसके बाद क्या क्या उसमें आगे जहाँ पर मेंडल के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं वो आपके जीन इंटरेक्शन में आ जाते हैं, एपिस्टेसिस वगैरह वो सब इसमें ही आते हैं। माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ये आप माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा है, प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्शन और आपका कंजुगेशन। तो इसमें आपको जेनेटिक डिजीज जो आपकी ऑटोसोमल हैं या नहीं है वो आपको पढ़ना होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, तो उनका आपका नाम से पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन। एक यूनिट जहाँ पर आपको लगेगा कि आपके लिए कुछ नया है वो यूनिट है आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, लेकिन ये यूनिट आपकी बहुत इजी है, सिर्फ आपको यहाँ पर समझना नहीं है ज़्यादा। कुछ आपके डेटाबेसेस हैं, सर्च टूल्स हैं, आपको वो करना है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कि किस तरह से हम बायोलॉजी को स्टोर कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर भी आता है, आपका मैथमेटिक्स भी यूज़ होता है और बायोलॉजी भी यूज़ होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर इनका इंटरेक्शन जो है एक पूरा रखा गया है कि आप सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो आपके सामने पेजेस खुल के आ जाते हैं। तो वो आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स है कि हमने उस डेटा को सिक्योर करा हुआ है, तो वो आपका मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है। ये आपका कोई ज़्यादा समझने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको लर्निंग, सॉफ्टवेयर के नाम वगैरह आपको पता होने चाहिए। ये आपका कंप्लीटली वहीं जो नीचे हमने डिस्कस किया था RDT वहीं है, जिसमें आपका जीन थेरेपी है, साउदर्न नॉर्दर्न ब्लोटिंग, ये आप पढ़ के आते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये आपका रिपीट है नीचे से। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, PCR रिएक्शन जो कॉमन है। तो ये आपका मिला जुला सिलेबस है, कुछ आपने पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है। स्पेशली 2 यूनिट्स आपकी हैं जहाँ पर आपको काम करने की ज़्यादा, अगर मैं कहूँ 3 है कि जहाँ पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की है, एक आपकी जो है जेनेटिक्स की है, थोड़ा थोड़ा आपको पता है, और एक आपका ये RDT वाला पोर्शन है। इन 3 यूनिट्स के अलावा आपका कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो। एक आपका ये जो आप देखते हैं केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, ये आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ के आए हैं और इंजीनियरिंग में पढ़ के आए हैं। स्टरलाइजेशन ऑफ एयर एंड मीडिया, या फिल्ट्रेशन से देखते हैं या दूसरे गैसेस से देखते हैं। बैच फैट बैच और कंटिन्यूस प्रोसेस, ये आप तीनों जो है रिएक्टर्स टाइप हैं, ये पढ़ के आए हैं आप इंजीनियरिंग में। तो प्रोसेस स्केल अप, ये सारी की सारी जो है इसमें फर्मेंटेशन से रिलेटेड है जो आपके चैप्टर्स हैं। एक ही चैप्टर है ये, चाहे आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये एक ही चैप्टर होता है आपका माइक्रोबायोलॉजी की बुक में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, यही है। रियोलॉजी का चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको ईजिली और समझ में आ जाएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जिसका आपको पढ़ना है। ये सब आपका यहीं फर्मेंटेशन में ही इंक्लूड है ये चैप्टर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक ही चैप्टर है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत लगती है कहीं पर कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको छोड़ना है तो पूरी यूनिट छोड़ के जाना। एक ऐसे छोटा छोटा टॉपिक में से कहीं आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स आपको प्लांट बायोटेक, एनिमल बायोटेक की आई थिंक आपके पास होंगी, या नोट्स अगर अच्छे हैं तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा एक बुक आपकी पाथफाइंडर की आती है, एक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पाथफाइंडर लाइफ साइंस की आती हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 PDF फॉर्म में अवेलेबल है। तो उसमें आपको कंप्लीट ये जो है आपका चैप्टर यूं का यूं बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा उसमें, ये कंप्लीट है उसमें। और इसके साथ साथ जो आप देखते हैं ये जो है आपका जेनेटिक्स का, RDT का, ये सारा सिलेबस उसमें यूं का यूं है। आपको एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए अलग से, और ये जो आपका फर्मेंटेशन के लिए है, ये आप कोई माइक्रोबायोलॉजी की अच्छी सी फॉरेन राइटर की बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें आपका जेनेटिक, जीन थेरेपी, RPFD, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सब आपका पाथफाइंडर की बुक्स में अच्छे से दिया हुआ है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में, वो आपकी अवेलेबल हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2।
आप खरीदना चाहें तो आई थिंक अमेज़ोन फ्लिपकार्ट से आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक बायोलॉजी है उसको समझने के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना होगा. So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.